आज आज आप सबको हम अध्याय 2 गद्य गरिमा का दूसरा पाठ, जिसके शीर्षक का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम में, उसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, के बारे में आज संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। क्योंकि पाठ पढ़ने के पहले लेखक के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक योगदान, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इस पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। तो आज हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के संक्षिप्त जीवन पर प्रकाश डालते हुए ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि रिपोर्ताज विधा के प्रवर्तक, रिपोर्ताज विधा के प्रवर्तक, आदर्शवादी पत्रकार। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका है देवबंद, सहारनपुर के देवबंद स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र, ये पुरोहिताई का काम कार्य करते थे। शिक्षा, इनकी शिक्षा है, शिक्षा ये पारिवारिक विपन्नता थी, इसलिए इनकी शिक्षा समुचित रूप से नहीं हो पाई और अपने प्रयास से ही ये संस्कृत अंग्रेजी का अध्ययन किए। संस्कृत शिक्षा ये खुर्जा संस्कृत विश्वविद्यालय से लिए, परंतु उसकी परीक्षा ये नहीं दे पाए, क्योंकि राष्ट्र नेता मौलाना आसफ अली के भाषण से प्रभावित होकर के संस्कृत परीक्षा को छोड़ दिया और इस प्रकार ये पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। इनकी शिक्षा जो है, पारिवारिक विपन्नता थी, इसलिए इनकी शिक्षा अच्छी तरह से नहीं चल पाई और अपने प्रयास से संस्कृत अंग्रेजी का अध्ययन किया। खुर्जा संस्कृत विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा नहीं दे पाए। कारण ये था कि राष्ट्र नेता मौलाना आसफ अली के भाषण से प्रभावित होकर के संस्कृत की अपनी परीक्षा छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इस प्रकार इन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। अब इनकी भाषा, भाषा इनकी कैसी है? कवित्वमय है, स्वाभाविक है, अब विषयानुसारणी है, अर्थात इनकी जो भाषा है उसमें कविता जैसा भाव देखने को मिलता है। वह बड़ी स्वाभाविक है, सरल है, सहज है, सुग्राह्य है और जिस विषयानुसार अर्थात विषयों के अनुसार चलने वाली है। किन रचनाओं में इन्हें विशेष सफलता मिली है? संस्मरण तथा रिपोर्टाज और पत्रकारिता में इन्हें विशेष सफलता मिली है। संस्मरण तथा रिपोर्टाज में विशेष सफलता, पत्रकारिता में इन्हें विशेष सफलता मिली है। इनके जीवन से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये थे। 1947 के बाद राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब इनके हम साहित्यिक योगदान पर आते हैं कि इन्होंने अपने साहित्य से क्या योगदान दिया है। इनके साहित्य में
क्या वर्णन हुआ है, किन आदर्शों की स्थापना किए हैं, इस पर हम अब ध्यान देते हैं। साहित्यिक योगदान में नंबर 1 में इनकी रचनाओं में देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। इनकी रचनाओं में देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। दूसरा है अन्याय के विरुद्ध आक्रोश और पीड़ितों में शोषितों के प्रति संवेदना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। मतलब समाज में जो अन्याय हो रहे थे उसका इन्होंने खुल करके विरोध किया है और अपने आक्रोश को भी व्यक्त किया है, और समाज के जो पीड़ित शोषित वर्ग थे उसके प्रति अपनी संवेदना, अपनी सहानुभूति को व्यक्त किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़ करके समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना की। मतलब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, बल्कि समाज के उच्च आदर्शों को उन्होंने स्थापित किया। अब इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। संस्मरण प्रमुख रचनाएं, पहला है जो संस्मरण है, कौन सा संस्मरण है? दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण है। रेखा चित्र में है माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चित्र, जिंदगी मुस्कुराई, नई पीढ़ी के विचार। ललित निबंध में है क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। लघु कथा में है धरती के फूल, आकाश के तारे। संपादन में इन्होंने नया जीवन तथा विकास नामक पत्रिका का संपादन किया। अब इनके संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद अब हम जो हमें पाठ पढ़ाना है, इनसे संबंधित जो पाठ है उस पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। जैसा कि नाम से ही ये ज्ञात हो रहा है कि ये जो रिपोर्ट जो शीर्षक है, इस शीर्षक में किसी नर्सिंग होम की घटना को चित्रित किया गया है, बताया गया है। ये कौन सी विधा है? हिंदी की रिपोर्टाज विधा है। रिपोर्टाज विधा है। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट वह है, रिपोर्टाज की परिभाषा यही है कि जब किसी गद्य साहित्य में किसी घटना का, जब किसी गद्य साहित्य में किसी घटना का आंखों देखा वर्णन बड़े ही प्रभावी ढंग से किया जाता है तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। और भी अधिक सरल ढंग से इसको समझने के लिए, रिपोर्टाज को समझने के लिए एक है का सिद्धांत। का सिद्धांत है, यह है कि क्या, कहां, कैसे, कब और कौन, ये पांच का जब जवाब उत्तर पूरी तरह से मिल जाता है तो रिपोर्ट पूर्ण मान लिया जाता है। अब हम आते हैं कि प्रथम सबसे पहला रिपोर्टाज किसका है और किस सन में लिखा गया है। सबसे पहला रिपोर्ट जो है वह लक्ष्मीपुरा है, सन 1938 में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। इस रिपोर्टाज का सूत्रपात कब से हुआ?
सन 1943 से हुआ। बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। डॉक्टर रांगे राघव अकालग्रस्त बंगाल में गए और वहां से उन्होंने जो सूचना दी, जो जानकारी दी, वह रिपोर्टाज के रूप में हुई। और इनकी जो रिपोर्टाज है वह उसका नाम है तूफानों के बीच। अब हम रॉबर्ट नर्सिंग होम जो हमारा शीर्षक है, इसमें इस पूरे अध्याय का केंद्रीय भाव क्या है, यह किस भाव पर आधारित है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। लेखक ने अपने इस रिपोर्टाज में विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा के महान चरित्र पर प्रकाश डाला है। एक बार स्वयं लेखक की भेंट रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा से होती है और लेखक ने मदर टेरेसा के सेवा भाव को देख करके ये समझ लेते हैं कि मदर जो है वह राष्ट्र की संकुचित भावनाओं से बहुत ऊपर उठ करके मानवीय और सार्वकालिक धरातल पर खड़ी हैं, जिनसे ये मानव सेवा बन पड़ती है। उसी नर्सिंग होम में मदर के साथ उन्होंने क्रिस्ट हेड नाम की एक युवती को देखा जो जर्मनी की रहने वाली है और मदर जो है फ्रांस की रहने वाली है। दोनों विरोधी देशों की हैं। इससे लेखक आश्चर्यचकित हो जाता है और वह मदर से जब ये पूछता है कि किस तरह से आप इस जर्मन लड़की के साथ बड़े स्नेह और प्रेम के साथ रहती हैं, तो मदर ने पूरी तरह से लेखक को यह समझा दिया, उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया और उन्होंने ये बताया जो मनुष्य है वह स्वयं व्यर्थ में ही अब चारों ओर से अपने को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के संकुचित दायरे में कैद कर लिया है। जब तक मनुष्य इन दीवारों को तोड़ता नहीं है, जब इन दीवारों से जब तक बाहर नहीं आता है और अपने इस मनुष्य जीवन की सही पहचान नहीं करता है, जब उसे मनुष्यत्व की पहचान नहीं होती है, तब तक वह अपने श्रेष्ठ कार्यों को भूल करके अज्ञानता के अंधकार में पड़ा रहता है और अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। अगर उसे श्रेष्ठ जीवन हासिल करना है तो इन दायरों से, इन संकुचित दायरों से उसे बाहर आना होगा और अपने इस जीवन की गरिमा को, अपने श्रेष्ठ जीवन की पहचान करके कि हमारे जीवन का मूल अर्थ क्या है, हमारा जीवन किस लिए हुआ है, हम संसार में किस लिए आए हैं, जो उसकी पहचान हो जाती है तो वह अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, अपने जीवन को सफल बना लेता है। ये रहा केंद्रीय भाव, इस पाठ में यही बताया गया है। अब हम चलते हैं पाठ पर, पाठ पढ़ते हैं, उसके शब्दार्थ व्याख्या हम बताते चलते हैं और आप लोग सब भी किताब खोल लीजिएगा और देखते जाइएगा। कल तक जिनका अतिथि था
आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। लेखक कहते हैं कि कल तक जिनका अतिथि था जिसके यहाँ मेहमान बन करके गए थे और जो उनके आतिथ्य को स्वीकार करती, वे स्वयं ही रोग की लपेट में आ गई थी, अर्थात इसी रोग से ग्रसित हो गई थी। और तब उन्हें लेखक इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में उन्हें ले आए और ये उस समय की सन 1951 की ये घटना है। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। लेखक का यह कथन है कि जो रोगिणी थी वह पूरी तरह से रोग के लपेट में आ गई थी और उस रोग के परिणाम को जान करके उनके साथ जो सगे संबंधी आए थे वे सब भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। सारा वातावरण चिंता से घिरा हुआ था और सबके चेहरे पर शिथिलता का भाव था। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई हैं। तभी लेखक चौंक करके देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखते हैं कि अपने विशिष्ट धवल वेश में, वेशभूषा में, पहनावे में, धवल मतलब सफेद, विशिष्ट मतलब विशेष, अपने विशेष सफेद उज्जवल पोशाक में आच्छादित घिरी हुई अर्थात पहने हुई एक नारी कमरे में प्रवेश की। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। लेखक कहते हैं उनके देह जो है, शरीर, देह मतलब शरीर, कोई 45 बसंत देखी, अर्थात वे 45 साल की हो गई। एक साल में एक ही बसंत होता है, वे 45 साल की थी। उनके शरीर का जो रंग था हिम से बर्फ की तरह सफेद, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। लेकिन 45 साल की होकर के भी उनके व्यक्तित्व में उदित होते हुए सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही थी, सूर्य की लालिमा से सुशोभित थी। वे लंबे कद की थी, लंबे शरीर वाली थी और उनका सारा शरीर जो था सुता सधा अर्थात उचित अनुपात में थे, सांचे में ढले हुए जैसे थे, उचित अनुपात में थे, अर्थात बहुत सुंदर थी। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, जैसे ही, लेखक कहते हैं, जैसे ही मदर टेरेसा कमरे में प्रवेश की और प्रवेश करते ही तुरंत रोगिणी को देख करके कहा, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। अर्थात उनके आसपास जो उनके प्रियजन थे उनसे बोलती हैं रोगिणी को जैसे देखा, फिर उनके जो स्नेही थे जो उन्हें लेकर के आए हुए थे लेखक के साथ, उनसे कहती हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं, अर्थात उदास मुंह अच्छा नहीं लगता, और बीमार के पास, जो रोगी है उसके पास उदासी का चेहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव उस पर और भी गहरा पड़ेगा। साफ सुथरी उच्चारण, साफ और स्वर आदेश का कहते हैं लेखक, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया मां का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में।
लेखक कहते हैं जैसे उन्होंने इस बात को कहा कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, यह जो उन्होंने वाक्य बोला है बहुत ही साफ सुथरी स्पष्ट स्वर में बोला, लेकिन उसमें एक आदेश था, उसमें एक आज्ञा का भाव था, आदेश था। लेकिन वह ऐसा आदेश था न जो न किसी शासक का था, न किसी उच्च वर्ग के अधिकारी का था, बल्कि वह पूर्णतया माँ का, वात्सल्यमयी माँ का आदेश था। जिस तरह से माँ अपने बच्चे के हर क्रियाकलाप को देखती है और जहां कहीं भी उसे कुछ गलत समझ में आता है, वह आदेश के माध्यम से उसे सचेत करती है। जिसका आरंभ हो शिकंजे से और गोद, अंत गोद में, इसका अर्थ हुआ कि जो वह वात्सल्यमयी माँ का आदेश था, जिसका आरंभ माँ के गर्भ से होता है और अंत में वह गोद, उसका अंत कहाँ होता है? गोद में, अर्थात वह अपनी ममता के, अपने वात्सल्य से वह हमेशा अपने बच्चे को, चाहे जितना भी बड़ा बच्चा हो जाए, वह छोटा ही समझती है। वह जितना प्यार दुलार देती है, वही प्यार दुलार आज माँ टेरेसा का भी उस रोगिणी के प्रति है। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लौलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। लेखक कहते हैं कि वह जो कमरे में प्रवेश किया कौन थी? वह मदर टेरेसा थी और उस नर्सिंग होम की अध्यक्षा थी। इनकी मातृभूमि फ्रांस है और कर्मभूमि इन्होंने भारत को चुना। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक, कहते हैं जवानी से ही लेकर, युवावस्था से लेकर, तरुणाई से लेकर अर्थात युवावस्था से लेकर के आज उम्र का ये ढलाव तक, उम्र के इस ढलाव तक वे केवल रोगी की सेवा में ही तल्लीन है। लवलीन माने तल्लीन है। यही उनका काम है, यही उनका घर है, यही उनका प्रेम है, यही उनका आनंद है, यही उनकी इच्छा है, बस सब कुछ उनका यही है। अर्थात उन्होंने पूरा जीवन केवल मानव सेवा को समर्पित कर दिया और मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा होती है और वही सच्ची ईश्वर सेवा मान करके उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने रोई के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का बोझ कुछ कम हो गया। लेखक कहते हैं कि मदर टेरेसा ने रोगी के दोनों उदास, म्लान मतलब उदास, कपोल मतलब गाल, गालों को अपने गोरे गोरे चांदनी चर्चित हाथों से, अर्थात अपने गोरे हाथों से, गोरे गोरे चांदनी जैसे गोरे गोरे हाथों से उस पर थपथपाए, अर्थात प्यार दिखाया। तो उसके सूखे होठों पर, अधर मतलब होंठ, उसके सूखे होठों पर चांदी की एक रेखा खींचा, अर्थात हंसी आ गई और लेखक को ऐसा महसूस होने लगा कि हमारा जो वातावरण इतना चिंताग्रस्त था, उस वातावरण का बोझ जो है, चिंता का बोझ कुछ कम हो गया है, हल्का हो गया है। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। तभी दरवाजे का एक स्वर सुनाई दिया और डॉक्टर कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही मदर ने उन्हें, डॉक्टर को देखा, वैसे उस डॉक्टर से कहती हैं कि डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है, ये तुम्हारा जो
मरीज है, रोगी है, ये तो हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ मां, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। उन्होंने कहा कि आपका जो कार्य है कि हंसी बिखेरने का, हर रोगी के चेहरे पर हंसी बिखेरने का जो काम है, उसी लिए ये रोगी हंस रहा है। डॉक्टर ने अपने जीवन के जितने भी मदर टेरेसा के संबंध में जितना भी अनुभव उन्हें मिला था, सारे अनुभव उन्होंने एक ही वाक्य में बता दिए, गुथ दिए, मतलब बता दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती हैं, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती हैं। लेखक कहते हैं कि मैं भावनाओं में भर गया, भावना से अभिभूत हो गया, अर्थात भावनाओं में भर गया, डूब गया, और सोचने लगा, जो बिना प्रसव किया अर्थात जन्म दिए, जो बिना जन्म दिए ही मां बन सकती हैं, और मात्र केवल 30 रुपए मासिक, 30 रुपए मासिक जीविकोपार्जन के आधार पर अपने 20 वर्ष से दिन रात सेवा में लग सकती हैं, और उदास, निस्तेज पीड़ितों के, रोगियों के तड़पते जीवन में जो हंसी बिखेरती रहती हैं, वह केवल यह कठिन कार्य केवल मां ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मां अपना सब कुछ त्याग करके अपने बच्चे को खुश रखना चाहती है। जो जन्म देने वाली मां है, वह सब कुछ त्याग करके अपने बच्चे को हर हाल में वह सुखी देखना चाहती है, प्रसन्न देखना चाहती है। आज वही कार्य बिना जन्म दिए ही, वही कार्य आज मदर के द्वारा हो रहा है। लेखक सोचने लगे। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा, और उनके साथ एक नवयुवती, उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक। कहते हैं, दिन का तीसरा पहरा हो गया। पुनः थर्मामीटर हाथ में लेकर के मदर टेरेसा कमरे में प्रवेश की, और उनके साथ एक नवयुवती थी, नई तरुणी थी, नई लड़की थी, उनके जैसा ही विशेष धवल सफेद वस्त्रों से सुसज्जित, गोरी और आकर्षण, गौर और आकर्षण। वह गोरी थी, गोरे रंग की थी, और उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। पुनः लेखक कहते हैं, गौर और आकर्षण, ये शब्द भी उसके उस अद्भुत दिव्य स्वरूप का चित्रण करने में असमर्थ थे, अर्थात उन शब्दों के द्वारा भी उसके सुंदर स्वरूप की जानकारी, पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। यो कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को धूल में, यो कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। लेखक कहते हैं, क्या उसकी इस प्रशंसा के द्वारा क्या मैं उसके कभी निकट आ पाऊंगा और पास से आकर के उनके उस दिव्य स्वरूप की झांकी देख सकूंगा, और
कि उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी को दूध में घोल करके ब्रह्मा ने उनका निर्माण किया। वह इतनी सुंदर थी कि ऐसा लेखक को लगा कि जैसे चांदनी तो स्वयं सफेद उज्जवल धवल होती है, और स्वयं दूध में घोल करके, चांदनी को दूध में घोल करके ब्रह्मा ने उस तरुणी का, उस लड़की का, जो मदर तेरेसा के साथ आई थी, उनका निर्माण किया। इतनी सुंदर थी, दिव्य थी, अनुपम थी। कहने का मतलब दिव्य, उनका स्वरूप दिव्य और अनुपम था। रूप और स्वरूप का एक दैवी साचा सी वह लड़की। नाम उसका क्रिस्टहल और जन्मभूमि जर्मनी। रूप और स्वरूप का एक दैवी, कहता है उनका रूप और उनका वह सुंदर स्वरूप दोनों ऐसा लग रहा था जैसे अलौकिक हो, अनुपम हो, और वह किसी दिव्य सांचे में ढली हुई मूर्ति हो, दैवी मूर्ति हो, सांचे में ढली हुई कोई देवी की मूर्ति हो। इस तरह अनुपम और सुंदर थी। उनका नाम क्रिस्टहल था और उनकी जन्मभूमि थी जर्मनी, अर्थात वे जर्मनी की थी। उनका नाम क्रिस्टहल था। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता अर्थात पुत्री क्रिस्टहल एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। लेखक सोचते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म स्थान फ्रांस है और क्रिस्टहल जर्मनी की रहने वाली है। दोनों एक विरोधी देश की रहने वाली हैं, लेकिन यहां दोनों को एक साथ देख करके, दोनों का एक तरह का समान रूप देख करके, दोनों को साथ देख करके, दोनों के उद्देश्य को, दोनों के आनंद को देख करके हतप्रभ रह जाता है और पुनः वह प्रश्न पूछता है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। क्रिस्टहल से लेखक पूछते हैं कि तुम्हारा देश तो बड़ा महान है जो युद्ध प्रिय हिटलर को भी जन्म देता है, कि हिटलर भी जर्मनी का ही था, और तुम्हारे जैसी सेवा की भावना से, कि सेवा की भावना में तल्लीन ऐसी बालिका को भी जन्म दे सकता है। दोनों बातों में उसको बड़ा असंगत लग रहा है कि एक ही देश में इतना क्रांतिकारी आतताई हिटलर जन्म ले सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील, सेवा करने वाली बालिका भी। मैंने उससे कहा तो दर्द से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस। जब लेखक क्रिस्टहल से ये बातें कही तो वह अभिमान, दर्प मतलब स्वाभिमान से दीप्त हो, प्रकाश चमक गई, उनका चेहरा चमकने लगा। वह दर्प से दीप्त हो, वह स्वाभिमान की चमक उनके चेहरे पर आ गई और सीधे तन करके खड़ी होकर के उन्होंने अपने बड़े वेग से, तीव्रता से अपने पैर को पटक करके बड़े स्वाभिमान के साथ उन्होंने कहा, यस यस, हाँ हाँ। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। जब क्रिस्टहल दूसरे कमरे में चली गई तब मदर टेरेसा को टटोला, अर्थात मदर टेरेसा से लेखक बात करना चाहा। उन्होंने पूछा, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? क्वेश्चन मार्क लगा। कहते इस लड़की के साथ, इस जर्मन लड़की के साथ आप बहुत स्नेह और प्यार से रहती हैं, इसका कारण क्या है?
बोली, हाँ वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों न हो। मदर टेरेसा ने लेखक को जवाब दिया कि वह लड़की भी, क्रिस्टाइल भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ, तो दोनों का काम कार्य क्षेत्र एक है, तो हम आपस में प्यार क्यों न हो। मैंने नस्तर चुभाया, अर्थात बड़ी प्रभावी बात कहा। नस्तर चुभाया मतलब चुभने वाली बात, बड़ी चुभने वाली बात कहा, अर्थात प्रभावी बात कहा। पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, हराया था। पददलित करना मतलब हराना। यह आप कैसे भूल सकती हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैंने नस्तर अर्थात मैंने बड़े प्रभावी ढंग से बात को कहा, चुभने वाली बात कहा कि फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, अर्थात उसको हराया था। इस बात को आप कैसे भूल गए। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। लेखक कहते हैं हमारी बात का प्रभाव बहुत तेज था, चुभने वाली था। वह हृदय की गहराइयों तक जाने वाली थी। गहरी पर मदर बहुत गहरी, अर्थात हृदय की गहराइयों तक मर्म को भेदने वाली थी, हृदय को भेदने वाली थी। लेकिन मदर के हृदय पर उसका कोई प्रभाव अछूता रहा, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक हैं। उन्होंने कहा हिटलर बहुत बुरा था और बहुत गलत किया दोनों। उसने लड़ाई छेड़ा, लड़ाई छेड़ने से दोनों का नुकसान, दोनों का घर बर्बाद हुआ। इसका भी घर ढह गया, अर्थात बर्बाद हुआ, और मेरा भी बर्बाद हुआ। इसीलिए हम दोनों एक हैं। अर्थात हम दोनों का जो मानवीय गुण है, वह मानवीय गुण एक जैसा है, इसलिए हम दोनों को एक कर दिया है, एक मिला दिया है। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर टेरेसा ने लेखक को बड़े ही स्वाभिमान के साथ कहा हम दोनों एक हैं, क्योंकि हम दोनों का की कार्य प्रणाली एक है, और यह कार्य प्रणाली जो मानवीय गुण हम दोनों को एक कर दिया है। इस बात को मदर टेरेसा ने इतने झूम करके, मतलब आनंदित होकर के कहा कि जैसे मैं क्रिस्टाइल को उनसे अलग कर रहा हूं, अर्थात उनकी लड़की को छीन रहा था, क्रिस्टाइल को उनसे अलग कर रहा हूं। उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, अर्थात मुझे निरुत्तर कर दिया। पहली ही बार में लेखक को मदर टेरेसा ने निरुत्तर कर दिया। मदर चली गई, सोचता रहा। मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, अशुभ, कितनी नगण्य, इसका कोई महत्व नहीं है, पर कितनी अजीब, बहुत अजीब, जिस पर जीता नहीं जा सकता आसानी से, जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब मदर चली गई तब लेखक भावनाओं में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज मनुष्य ने स्वयं अपने आपस में हर तरह की भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच, जाति वर्ग, संप्रदाय की तमाम दीवारें, मजबूत दीवारें, फौलादी दीवारें मतलब मजबूत दीवारें खड़ी की, जिसको आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। इन दीवारों का कोई महत्व नहीं है, ये अशुभता का संकेत देती हैं, ये मानव को पतन की ओर ले जाती हैं।
लेकिन मनुष्य इसे समझ नहीं पाता है और अंत में इन्हीं दीवारों में कैद होकर के अपने जीवन को नष्ट करता रहता है। क्रिस्ट हाइड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया है। लेखक कहते हैं क्रिस्ट हाइड के जो पिता हैं और जर्मनी के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, और जो क्रिस्ट हाइड है केवल 5 वर्षों के लिए इन्होंने संकल्प मन व्रत लिया है। व्रत लेना मैंने संकल्प लिया कि मैं 5 वर्ष तक मानव सेवा करूंगी। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। रोगिणी की जिस रोगिणी को लेकर के लेखक आए हुए थे उसके काले काले घने बालों को देख करके क्रिस्ट हाइड ने कहा कि तुम्हारे काले बालों की तरह हमारे पिता के भी बाल हैं। और यह कह करके वह अपने पिता की स्मृतियों में याद में डूब गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हाइड हूं, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर। लेखक कहते हैं जब क्रिस्ट हाइड अपने पिता के याद में, उनके स्मरण में खो गई, डूब गई, तो मैं स्वयं अपने को क्रिस्ट हाइड समझने लगा और ये सोचने लगा कि अगर मैं ही क्रिस्ट हाइड होता तो और अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी अपरिचित देश में कोई अपने लोग नहीं हैं, कोई अपनी जान पहचान के लोग नहीं हैं, और किस तरह से अकेले रह करके सेवा भाव में का कार्य कर रही हैं, यह सोच करके लेखक की आंखें भर आई, अर्थात लेखक की आंखों में आंसू आ गए। लड़की मेरे आंसू में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। लेखक कहते हैं कि मेरे आंखों के आंसुओं को देख करके, जो मेरे आंखों में उसके प्रति आंसू आ गए थे, उन आंसुओं को देख करके क्रिस्ट हाइड की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं को वो गिरने नहीं दिया, आंखों में आने नहीं दिया और उसे रुमाल से पोंछ दिया। किनारा पाने का अर्थ यही हुआ कि आंसुओं को वो अपनी आंखों में आने नहीं दिया, आते आते आंसू रुक गया और रुमाल से भी पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। उसकी आंखें हमेशा हंसती रहती थी, अर्थात आंखों की चमक सेवा भावना से हमेशा चमकती रहती थी, दीप्त रहती थी। लेकिन मुझे देख करके उसकी आंखें भी समान रूप से हो गई, अर्थात आंख में आंसू हो आए लेकिन नम हो गई, लेकिन उस नमी का भाव दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? लेखक क्रिस्ट हाइड से पूछते हैं कि जब घर से तुम चली थी तो क्या रोई थी? घर से जब आप चली थी तो क्या आप रोई थी? उसका भोला उत्तर था, बड़े भोलेपन से, बड़े सीधे स्वर में क्रिस्ट हाइड ने जवाब दिया, ना, माँ बहुत रोई थी। बड़े भोले भाले ढंग से उन्होंने कहा कि मैं नहीं रोई थी, मेरी माँ रो रही। फटी आंख से कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। फटी आंख मतलब गौर से, बड़े ध्यानपूर्वक
बड़े गौर से मैं उसे देखा और कुछ उसको बिस्कुट खाने के लिए दिए। जब उसे बिस्कुट मिला तो वो बोलती क्या है, बोली धन्यवाद, थैंक यू, तांसु। उन्होंने उसका उत्तर दिया, कृतज्ञता प्रकट की, धन्यवाद, थैंक यू, तांसु। जर्मनी में तांसु, थैंक यू को तांसु कहते हैं। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। क्रिस्टाइड हमेशा अपने बात व्यवहार में 3 भाषाओं को, अंग्रेजी, जर्मन और हिंदी भाषाओं को मिला करके बोलती थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। लेखक कहते हैं उनकी बातों को सुन करके हम लोग हंस पड़े और हंसते हंसते वह स्वयं भी चली गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका, अर्थात हृदय की बातों को जानने का प्रयास किया। चोर दरवाजे से झांकने का अर्थ है हृदय की बातों को जानने का प्रयास किया। मदर टेरेसा बातों के अर्थात बात करने के मूड में थी, बात करने का उनका मन था, इसीलिए लेखक ने इनके हृदय की बातों को जानने का प्रयास किया। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? क्वेश्चन मार्क लगा। कभी मिलने जुलने भी नहीं? लेखक कहते हैं कि मदर, जब से आप फ्रांस से यहाँ आई हैं, क्या आपने घर कभी किसी से मिलने जुलने के लिए कभी गई हैं? कान अपना काम कर चुके थे, अर्थात लेखक की बातों को मदर टेरेसा ने अच्छी तरह से सुन लिया था। कान कर चुके थे, कानों सुन चुकी थी। वाणी को अपना काम कर था, तो उनको उसका उत्तर देना था, बोल करके उत्तर देना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। लेकिन मदर टेरेसा ने अपनी बातों को दूसरी ओर घुमा दिया और तब मैंने सुनी यह कहानी। तब उन्होंने कहानी के माध्यम से अपने उत्तर को दिया। अब वह कहानी क्या है, अब अगले टर्न में आपको पुनः मैं समझाऊंगी। और जितना मैंने पढ़ाया है अभी गद्यांश, अब इसमें मुख्य जो अवतरण है अगले टर्न में उससे संबंधित प्रश्न बता करके पुनः मैं आगे बढ़ूंगी।